नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मांदरी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे मुख्यमंत्री, बच्चों से की आत्मीय बातचीत और व्यवस्था का लिया जायजा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे बालोद, 3 जिलों की योजनाओं की ली समीक्षा बैठक। बस्तर नक्सल मुक्त घोषित, सियासी बयानबाजी तेज। पंजाब दौरे पर रवाना हुए भूपेश बघेल, केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। राजधानी रायपुर के राजेंद्र नगर में घर में आगजनी, बुजुर्ग महिला की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। सुशासन तिहार के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांकेर जिले के मादरी गांव का आकस्मिक दौरा किया। हेलीकॉप्टर से पहुंचे मुख्यमंत्री गांव के रास्ते सीधे आंगनबाड़ी केंद्र को देखकर अचानक वहां रुकने का निर्णय लिया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों से आत्मीयता से मुलाकात की और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बच्चों ने मुख्यमंत्री का स्वागत स्थानीय फूलों से तैयार गुलदस्ते से किया और धारा प्रवाह कविता सुनाई। मुख्यमंत्री ने बच्चों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई लिखाई और अक्षर ज्ञान की जानकारी ली। उन्होंने अपने हाथों से बच्चों को चॉकलेट भेंट कर उन्हें स्नेहपूर्वक दुलार किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से आंगनबाड़ी केंद्र में दी जाने वाली सुविधाएं, पोषण आहार और शिक्षा संबंधी व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। उन्होंने आवश्यक सुधारों के लिए निर्देश भी दिए, जिससे बच्चों को और बेहतर सुविधाएं मिल सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव डॉक्टर वसव राव एस, कमिश्नर डोमन सिंह, कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर, पुलिस अधीक्षक IK एलेसेला सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मांदरी के हाई स्कूल के बाउंड्री वाल पर 20 लाख की घोषणा कर था ना, और सालेभाट मुख्य मार्ग से गिराऊ सलाम घर तक सीसी रोड 600 मीटर और कल 15 लाख रुपया की घोषणा करता हूँ। और मांदरी में आंगनबाड़ी यूनियन कार्य, आंगनबाड़ी भवन के ठीक ठाक पड़ाव हो जाही और कल 5 लाख रुपया की घोषणा करता हूँ, है ना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बालोद स्थित संयुक्त जिला कार्यालय के सभा कक्ष में बालोद, नारायणपुर और कांकेर जिलों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। सुशासन तिहार के तहत प्राप्त आवेदनों को स्वच्छता, राजस्व, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा भी की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्वच्छता के प्रति लोगों में बड़ी जागरूकता को देखते हुए अधिकारी रुचिपूर्वक कार्य करें। राजस्व मामलों का शीघ्र निराकरण और सीमांकन की प्रक्रिया वर्षा से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अनिवार्य रूप से प्रसव सुनिश्चित कराने तथा जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता की जानकारी ली। जल जीवन मिशन और जन संरक्षण कार्यों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। फसल चक्र परिवर्तन के तहत मक्का की पैदावार को बढ़ावा देने और किसानों को पर्याप्त खाद बीज उपलब्ध कराने की बात कही। शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया गया। कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है। 8 अप्रैल से इसका शुभारंभ हुआ है और 31 मई तक चलने वाला है और ये 3 चरणों में चल रहा है। और सुशासन तिहार के प्रचार प्रसार में मीडिया जगत का भी, आप सब लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए भी आप सभी बंधु धन्यवाद के पात्र हैं। और सुशासन तिहार में जो पहला चरण चला 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक, इसमें हमारे अधिकारीगण लोगों के बीच में सुझाव पेटी के साथ जाकर उनकी समस्याओं को आवेदन के रूप में लेने का काम किए। ऑनलाइन भी समस्याएं लिए और कुल 40 लाख से ज्यादा आवेदन पत्र सुशासन तिहार के प्रथम चरण में मिले। और द्वितीय चरण में 12 अप्रैल से लेकर 4 मई तक हमारे अधिकारियों ने इन समस्याओं का समाधान का प्रयास किया और 5 मई से ये तृतीय चरण चल रहा है। और तृतीय चरण में एक तो हम स्वयं, हमारे दोनों डिप्टी CM, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण और हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। कहीं औचक भी जा रहे हैं बिना बताए और वहां पर लोगों के बीच में चौपाल लगाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। सरकार की योजनाएं उन तक
किस हद तक पहुंच रही हैं, राशन पहुंच रहा है कि नहीं, उनके गांव में बिजली रहती है कि नहीं, आपका स्कूल में शिक्षक आते हैं कि नहीं, पटवारी आता है कि नहीं, ये सारी बातें उनसे, महतारी बंधन का पैसा समय पर मिलता है कि नहीं, प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं कि नहीं, ये सब सारी जानकारी ले रहे हैं और बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। और समाधान शिविर का भी आयोजन कर रहे हैं क्लस्टर में, कहीं 8 पंचायत, कहीं 10 पंचायत, कहीं 15 पंचायत, ऐसा मिलाकर एक समाधान शिविर भी आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हमारे अधिकारी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं, जनता को उनके उस क्लस्टर में कितनी समस्याएं, कितनों का समाधान हुआ, ये पूरा रिपोर्ट कार्ड हमारे अधिकारी ये तीसरे चरण में दे रहे हैं। और हम रोज करीब 2 से 3 जिला जा रहे हैं और जो अंतिम जिला होता है वहां पर मतलब 2-3 जिले का समीक्षा बैठक लेते हैं, जिसमें बिंदुवार चर्चा होती है। और मैं 26-27 जिलों के 28 या 28वां जिला आज बालोद का हो गया, तो इसमें जो अनुभव मिला है और जो लोगों के बीच में जाकर उनसे फीडबैक लिए हैं, उससे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने जिस विश्वास के साथ हम लोगों को सरकार में बैठाया है, तो हम लोग उनके विश्वास में खरा उतरने का जो प्रयास किए हैं, उसमें काफी हद तक जनता भी खुश है और हमको भी मुख्यमंत्री के नाते संतुष्टि है कि जो 1.5 साल में किए हैं उसमें जनता को हम थोड़ा लाभ देने में, उनको थोड़ा खुश करने में सफल हुए हैं। और कहीं कोई दिक्कत भी आ रही है तो उसको सुधारने का निर्देश प्रशासन के लोगों को दे रहे हैं। एक तो ये पेयजल के संबंध में शिकायत आ रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बहुत कल्याणकारी योजना जल जीवन मिशन, शहरों में अमृत मिशन, जिसके माध्यम से लोगों के घरों तक नल द्वारा पानी पहुंचाने की बात है, लेकिन पिछली सरकार में इस पर ठीक से काम नहीं हुआ। कई जगह पानी नहीं है लेकिन टंकी खड़ी कर दिए हैं, पाइप बिछा दिए हैं, लोगों के घर में वो पॉइंट दे दिए हैं लेकिन पानी है नहीं। लेकिन ये सबको सुधारने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना को सफल करने का प्रयास कर रहे हैं कि हर घर में नल द्वारा पानी पहुंच जाए। तो कुल मिला के ये सुशासन तिहार एक तरह से काफी फायदेमंद सिद्ध हो रहा है। गांव की समस्याओं को भी जानने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लोगों को भी अच्छा लग रहा है हम लोग को अपने बीच में पाकर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से बाहर कर दिया है। इस घोषणा के साथ बस्तर अब LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मुक्त हो गया है, जिससे इलाके के लोगों में विकास और शांति की नई उम्मीद जागी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार 31 मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सलवाद से मुक्त करना चाहती है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में अब भी नक्सलियों की सक्रियता सबसे ज्यादा है, लेकिन हमारे जवान पूरी मुस्तैदी से इस लड़ाई को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, 31 मार्च 2026 का जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, तो पूरे देश से समूल रूप से नक्सलवाद खत्म करने का है। और अभी ज़्यादा मात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन जिस मुस्तैदी के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, लगातार ऑपरेशंस में जो सफलता मिल रही है, उससे हमको लगता है कि संकल्प के मतलब जो है उसके तिथि के पहले ही संकल्प पूरा होगा। हालांकि इस घोषणा को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर के कई क्षेत्रों में पहले से ही नक्सली नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि लोहंडी गुंडा जैसे इलाकों में टाटा को जमीन देने के बाद ही वहां नक्सली सक्रिय हुए थे।
जहां एक और सरकार इस उपलब्धि को शांति और विकास की दिशा में बड़ा कदम मान रही है, वहीं विपक्ष इसे केवल राजनीतिक स्टंट बता रहा है। बहरहाल बस्तर के नक्सल मुक्त होने से स्थानीय लोगों में उम्मीदें बढ़ी हैं। देखिए, प्रॉपर जगदलपुर और आसपास के जो बकावंड है, लोहांडीगुड़ा है, वहाँ नक्सली पहले भी नहीं थे जब नक्सल प्रभावित था। वो बिल्कुल बस्तर ब्लॉक, बकावंड और लोहांडीगुड़ा, ये 3 ब्लॉक हैं। तीनों में पहले भी नक्सल नहीं था। वो तो रमन सिंह जब टाटा में जमीन दिया तब लोहांडीगुड़ा में फिर नक्सली आए, तो वो तो पहले ही खाली था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंजाब दौरे पर रवाना हुए। रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि वे उपचुनाव नामांकन और संविधान बचाओ रैली में शामिल होंगे। इसके बाद पठानकोट और जबलपुर में भी कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उनका दौरा 31 मई तक चलेगा। मणिपुर में भाजपा दौरा फिर से सरकार बनाए जाने पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा वही सरकार दोबारा बना रही है जिसकी विफलता के चलते मणिपुर में हिंसा, बलात्कार और हत्याएं हुई। जातिगत जनगणना को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी मांग राहुल गांधी ने सबसे पहले उठाई थी, तब भाजपा ने विरोध किया था। अब माहौल बनने पर सिर्फ कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया है, पर न बजट है न कोई ठोस योजना। महिला आरक्षण पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा यह लोकसभा से पारित जरूर हुआ लेकिन अब तक लागू नहीं हुआ है। शिक्षकों की कमी पर उन्होंने युक्तियुक्तकरण को सरकार की विफलता बताया और कहा कि 57,000 पद खाली है लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। आज ही वहीं से सीधा पंजाब, और कल एक उपचुनाव हो रहा है, उसका नामांकन, और उसके बाद पंजाब में संविधान बचाओ रैली भी है, और साथ ही जय हिंद जो 15 जगह 15 प्रदेशों में करना, उसमें पठानकोट भी है, तो परसों वहाँ भी है। और उसके बाद जबलपुर, वहाँ भी एक आम सभा है। तो ये करके 31 तारीख तक वापस। मणिपुर में सरकार बनाने का दावा है भाजपा और राज्यपाल से मुलाकात। सरकार तो उसी की थी, सर वो राष्ट्रपति शासन लागू थे, खुद ही लगाए थे। कितने दिन बाद कितने लोग मर गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हत्याएं हुई, और उसके बाद फिर से वही सरकार बनाने जा रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आवाज बुलंद राहुल गांधी ने किया था, और तब भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी टिप्पणियां करते थे उनके खिलाफ। और अब जब पूरे देश में माहौल बना तो सरकार ने घोषणा कर दी, केवल कैबिनेट में हुआ है, न इसके लिए कोई बजट है, न आगे कदम बढ़ा रही है, क्योंकि एक दिन घोषणा कर दी उसके बाद खाली बैठे हैं। ये उसी प्रकार से जैसे लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित हो गया लेकिन लागू नहीं कर रहा है, तो ये तो लोकसभा में भी पारित नहीं हुआ है, तो लगातार इसके लिए दबाव तो बनाना पड़ेगा। कौन सा? अभी उस दिन बैठक में शामिल था, लेकिन आखिरी फैसला क्या हुआ उससे पहले मैं आ गया था। देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है युक्तियुक्तकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि आपके स्कूल शिक्षक नहीं है। ऐसे स्थिति में भर्ती आपने किया नहीं। आपने कहा था 57,000 पद रिक्त पड़े हैं, उसकी भर्ती करेंगे। 1.5 साल हो गया, वैकेंसी भी नहीं निकाले आप, प्रक्रिया भी शुरू नहीं किए हैं, जबकि हमारे शासनकाल में 29,000 शिक्षकों की भर्ती हम लोगों ने किया था। ये सरकार अभी तक शुरुआत भी नहीं की। राजधानी के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अशोका मिलेनियम कॉम्प्लेक्स के पीछे की बस्ती में बुधवार रात दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। असामाजिक तत्वों ने एक घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जब घर में 5 बच्चों समेत कुल 13 लोग सोए हुए थे। घटना के वक्त पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला ने समय रहते आग की लपटें देख ली और शोर मचाया, जिससे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका और एक बड़ा हादसा टल गया। प्राथमिक जांच में यह मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। फिलहाल सभी आरोपी मौके से फरार है। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। स्थानीय लोग घटना से दहशत में हैं। आबकारी विभाग जिला रायपुर द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत ग्राम चिंगरिया थाना खरोरा में छापामार कार्रवाई की गई।
दिनांक 28 मई को की गई इस कार्यवाही में आरोपी लीलाधर प्रसाद डहरिया के रिहायशी मकान से कुल 136 नग देसी मदिरा मसाला 16 जब्त की गई। छापे की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2)(59) क के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम द्वारा आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। यह कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी टेक बहादुर कुर्रे, स्वाति चौरसिया और आबकारी उप निरीक्षक प्रकाश देशमुख के नेतृत्व में की गई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के कारोबार में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी। दुर्ग जिले की अवैध और असुरक्षित खदानों पर अब सख्ती की शुरुआत हो गई है। हाल ही में बंद खदान में 12 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत के बाद दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले की सभी एसडीएम को खदानों की जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें खनन, पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का गहन परीक्षण किया जाएगा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जहां भी खामियां पाई जाएगी वहां न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि सुरक्षा उपायों में संभावित खर्च और दुर्घटनाओं की स्थिति में मुआवजा राशि की वसूली भी की जाएगी। जिले में वर्तमान में लगभग 125 खदानें संचालित है, जिनमें से कई में सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही है। अब प्रशासन ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए सख्त रवैया अपनाने के मूड में है। ये दरअसल दुर्ग जिले में कई सारी ऐसी खदानें हैं जो पूर्व में संचालित थी, आज की तिथि में बंद हो गई हैं या आज की तिथि में संचालित भी हो रही हैं। उनमें पानी भर जाता है और उसमें फिर कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि उसमें कोई व्यक्ति डूब करके उनकी मृत्यु हो जाती है या कोई मनुष्य डूब जाते हैं या कोई दुर्घटना हो जाती है। तो उनमें सुरक्षात्मक उपाय कराने के दृष्टिकोण से सभी एसडीएम्स को लेटर जारी किया गया है। बेसिकली माइनिंग एक्ट के तहत जो प्रावधान 2015 के बाद खदानों में सुरक्षात्मक उपाय के प्रावधान किए गए हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित हो और साथ के साथ पब्लिक न्यूसेंस की जो धाराएं हैं भारतीय न्याय BNSS में, उसके तहत भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ करने और लोग पब्लिक न्यूसेंस को हटवाने और यदि नहीं हटाता है तो उसको उसके खर्च पर कराने के पावर्स एसडीएम्स के पास है। इसके तहत ये निर्देश जारी। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात में दुर्ग पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है। मामला पारिवारिक व्यावसायिक रंजिश से जुड़ा है, जहां चाचा गिरधारी शर्मा और उनके बेटे उदय शर्मा ने मिलकर अपने ही भतीजे की लोहे की राड से पीट कर हत्या कर दी। घटना ट्रांसपोर्ट नगर इलाके की है, जहां दोनों परिवार ट्रक बॉडी रिपेयर का व्यवसाय करते हैं। मृतक अंकित और आरोपी चेतन आपस में चचेरे भाई थे और दोनों के बीच व्यवसाय को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। दिन दहाड़े हुए इस हमले में घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर अंदरूनी चोटों के चलते उसकी मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की आगे कार्रवाई की जा रही है। मोहन नगर थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर में धमका नाका के पास एक घटना हुई, जिसमें 26/5/2025 को लगभग सुबह 11:30 बजे एक व्यक्ति अंकित शर्मा उसके साथ उसका 2 लोगों से विवाद हुआ, मारपीट हुई। दोनों उसके परिवार के ही थे, एक चाचा था और चाचा का लड़का। मारपीट के बाद उसको चोटें आई, तो वो चोट के उपचार के लिए जब हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में उसकी कंडीशन थोड़े खराब हुई और उसकी डेथ हो गई। तो इसमें जब पीएम हुआ तो पीएम में पता चला कि डेथ चोटों की वजह से हुई है, होमिसाइडल नेचर की है। तो इसके बेसिस पे हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया है और दोनों आरोपी हैं जो उनको गिरफ्तार करके रिमांड पे भेजा क्या विवाद है? इनको कुछ बिजनेस से रिलेटेड इनका विवाद था। अभी एग्जैक्टली क्या चीजें थी, क्या पुराना भी था, वो जांच में देखते सामने। जिले में विकसित भारत कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत हो गई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने गुरुवार को विशेष रूप से सुसज्जित प्रचार रथ की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान 29 मई से 12 जून 2025 तक चलाया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस अभियान का उद्देश्य किसानों को उन्नत, जैविक और वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने के लिए जागरूक करना है। प्रचार रथ गांव-गांव पहुंचकर किसानों को जानकारी देगा। साथ ही कृषि वैज्ञानिक किसानों से सीधा संवाद कर तकनीकी सलाह भी देंगे। इस अवसर पर उप संचालक कृषि PD हथेश्वर, उप संचालक मछली पालन महेश्वर, केवी के वैज्ञानिक अरुण त्रिपाठी, उप संचालक उद्यान लौतेरे सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सिविल लाइन थाना क्षेत्र बिलासपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां राजेंद्र सिंह उर्फ अधिराज नामक व्यक्ति ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर पेट्रोल पंप से 54,000 रुपए का पेट्रोल डलवा लिया। आरोपी ने खुद को पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी चालक बताते हुए जरहामाटा चौक स्थित जियो पेट्रोल पंप से लगातार पेट्रोल भरवाया। पेट्रोल पंप मैनेजर की शिकायत पर सामने आया कि आरोपी ने भुगतान के लिए एक चेक दिया जो बाद में बाउंस हो गया। इसके बाद मामले की शिकायत सिविल लाइन थाना में की गई। थाना प्रभारी सुमत राम साहू के अनुसार आरोपी के खिलाफ तत्काल धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि की इस तरह की अन्य घटनाओं से संलिप्तता की जांच कर रही है। मंदिर चौक जराभाटा पेट्रोल पंप का मैनेजर तुलसीदास मानिकपुरी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराया कि राजेंद्र सिंह उर्फ अभिराज
ने अपनी गाड़ी में यह बोलकर लगातार पेट्रोल डलाते रहा कि मैं पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी में चलाता हूं और पुलिस की ओर से चलती है। ऐसा करके उसने पेट्रोल डलाया, लगभग 54,000 का पेट्रोल डलाया था और भुगतान नहीं किया था। जब भुगतान नहीं किया तो उनके मालिक इनके द्वारा ढूंढा गया तो पता नहीं चला और जब एक दिन इनको पता चला तो फिर वो उनको चेक भी दिया था और वो चेक बाउंस हो गया, जो इस तरह से उनके साथ धोखाधड़ी करने पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है तथा आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सर ये कब से डलाता था, कौन सी गाड़ी में डलाता था? वो अब उनका प्राइवेट गाड़ी था जिसमें वो डलाता था। सर पूरे में कुछ उनके रिकॉर्ड? उसका रिकॉर्ड देखा जा रहा है कि इसका और भी आगे क्या रिकॉर्ड है। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।